तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन इन योर वेव देखने वाले हैं। साथ ही साथ वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जो कि भी एग्जाम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर करके आता है, वो जब आप करने जाते हो, उसकी डेरिवेशन जब आप करते हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग होता है। तो इस वजह से हम जो है इसको पहले ही पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले भैया ब्लैंक स्लाइड पे समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती क्या है। मैंने आपको अभी कुछ वीडियोस पहले जो है वेव्स के बारे में एक चीज बताई थी। मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरी कोई वेव है, मान लीजिए मेरी कोई एक वेव है, बिल्कुल भैया मेरी एक वेव है। अब मैं यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलूंगा भैया, मैं पॉपुलेशन डेंसिटी उसको बोलूंगा कि किसी भी एक पॉइंट dx पे भैया एक पार्टिकल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कहते हैं भैया, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कहते हैं भैया, उसी को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकलती कैसे है? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकलती है जब हम वेव फंक्शन साई को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया ये आपको दे देता है, क्या दे देता है? ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देता है। तो भैया इस केस के अंदर मेरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब यहां पर होता क्या है, समझना बात को, कि जब आपके वेव फंक्शन साई के अंदर, जब आपके वेव फंक्शन का जो आपका इक्वेशन होगा उसके अंदर अगर आयोटा की वैल्यू है, तो मान लीजिए अगर वेव फंक्शन के वेव फंक्शन साई की वैल्यू है मेरे a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, तो आपका जो कॉन्जुगेट होगा, तो कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी होगी? a माइनस आयोटा बी। तो यहां साइन चेंज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन। तो इस केस के अंदर अगर यहां पर ये कॉन्जुगेट होता है, हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया आपका वेव फंक्शन साई स्क्वायर। क्या हो गया? साई स्क्वायर। और इसी साई स्क्वायर को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कहते हैं भैया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब एक ऐसी कंडीशन वेयर, एक ऐसी कंडीशन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पोजीशन इज इक्वल टू 1, मतलब कि यू आर श्योर कि उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां पर ये इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या कहती है कि अगर किसी पॉइंट dx पे मैं भैया अपने पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालूं, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन अगर वो 1 के बराबर होता है, तो ये है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बताती है कि किसी एक पॉइंट dx पे आपका श्योर शॉट जो है आपका पार्टिकल प्रेजेंट है ही। तो इस केस के अंदर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब ये तो हमने थोड़ी ऊपर से बातें देख ली, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन इज अ क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स refers to the process of ensuring that the total probability of finding a particle over all space, मतलब वो स्पेस dx में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। दैट मींस उस स्पेस dx में पार्टिकल प्रेजेंट ही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये आप नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन नोट करिए। बस इतना ही आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझना जरूरी था। ये डेफिनेशन आप नोट करिए और साथ ही साथ आप ये पर्टिकुलर चीज भी लिख लीजिएगा कि साई स्क्वायर और यहाँ पे dx, एक सेकेंड, साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसे भी आप जो है नोट करिए, इसको भी आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। जब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट। अब होता क्या है, मान लीजिए मैंने वेव फंक्शन को अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट किया, तो वेव फंक्शन फाइनाइट इस केस के अंदर होता है जहां पर जो आपका ग्राफ है वो फाइनाइटली जो है एंड हो रहा है। भैया अगर मैं कहूं क्या इस ग्राफ के अंदर वेव फंक्शन फाइनाइट है?
क्या इस ग्राफ के अंदर वेव फंक्शन फाइनाइट है? नहीं भैया, ये शुरू हुआ, ये इनफाइनाइट को चला गया और भैया ये वापस आया और इनफाइनाइट से वापस आया। तो इस केस के अंदर जो आपका वेव फंक्शन फाई है वो फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है। और इस केस के अंदर आपका वेव फंक्शन साई आपका जो है फाइनाइट है। क्या है भैया? फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है। ठीक है, अब साई मस्ट बी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ओवर द गिवन लिमिट्स। ए और बी के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं देखता हूं तो वेव फंक्शन मेरा फाइनाइट होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। चलिए चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भैया, वेव फंक्शन साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। जो वेव फंक्शन साई है मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। अब आप समझना, अगर मैं एक पार्टिकल की वेव का डायग्राम प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं चेक करता हूं तो यहां एक ही किसी भी पॉइंट x पर सिर्फ एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। भैया ये सिंगल पार्टिकल की वेव है, बराबर। अब इस सिंगल पार्टिकल में सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल पार्टिकल ही होगा ना, तो चाहे उसकी पोजीशन यहां हो, चाहे यहां हो, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक जगह पर हमें सिंगल पार्टिकल मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है ना किसी एक पॉइंट पे मैं चेक करूं और पार्टिकल की तीन पोजीशंस निकल करके आए, भैया दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल। तो वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन निकालता हूं तो मुझे सिंगल वैल्यूड पोजीशन मिलनी चाहिए, ना कि मल्टीपल पोजीशंस। तो इफ वेव फंक्शन साई हैज मोर देन वन वैल्यू एट एनी पॉइंट, देन देयर विल बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। कि भैया इस पॉइंट पर देयर विल बी मोर देन वन वैल्यूज ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। तो ये पर्टिकुलर चीज आई होप यहां पर आपको समझ में आ चुकी है। तो वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इसे भी आप नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी साई एंड डी साई बाय dx मस्ट बी कंटिन्यूअस। दैट मींस अगर मैं साई को या डी साई बाय dx को ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो वो मेरा कंटिन्यूअस इन नेचर होना चाहिए। कंटिन्यूअस इन नेचर का मतलब क्या है कि भैया मान लीजिए हम जब इस ग्राफ की बात करते हैं तो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ, दिस इज अ डिस्क्रीट ग्राफ। अगर हम बात करें इस ग्राफ की तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ। तो भैया आपका जो साई है एंड डी साई बाय dx है मस्ट बी कंटिन्यूअस। साई हो चाहे उसका डिफरेंशिएशन हो, आपका भैया फर्स्ट डिफरेंशियल हो, सेकंड डिफरेंशियल, जितने भी डिफरेंशियल है सब कंटिन्यूअस होने चाहिए एंड नॉट डिस्क्रीट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन है, इसे भी आप नोट करिए, इसे भी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए। चलिए भैया आज की वीडियो छोटी थी, क्रिस्प थी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाकर देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए।